जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ऐसे निरंतर चलती रहेगी। तो आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 57 है, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं बिना समय गंवाए हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किस सूची में किया गया है? ऑप्शन ए अनुसूची 6, ऑप्शन बी अनुसूची 8, ऑप्शन सी अनुसूची 7, ऑप्शन डी अनुसूची 5। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुसूची 8 में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कुल कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है वर्तमान में, तो वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त। ठीक है, 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। और आपसे पूछा जाए प्रारंभ में कुल कितने भाषाओं की मान्यता प्राप्त थी प्रारंभ में, तो आपका आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, प्रारंभ में कुल 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुआ था और वर्तमान में 22 भाषाओं का। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण अनुसूची, जैसे कि अनुसूची 6 में किसका उल्लेख है? तो पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों के बारे में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में विशेष उपबंध किया गया। किस किस राज्य के? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और होगा आपका मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। इन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। ठीक है, अगला हमारा 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची। अगर आपसे पूछे इनमें वर्तमान में कुल कितने विषय हैं, तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है, संघ में पहले 97 सूची थी। ठीक है, और राज्य सूची में पहले कितनी थी? तो 66 विषय था। और समवर्ती सूची में प्रारंभ में कुल कितने विषय से? तो 47। ठीक है, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण अनुसूची थे। अगला हमारा 5वीं अनुसूची। ठीक है, 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। ठीक है, नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण अनुसूची थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? ऑप्शन ए 65.32%, ऑप्शन बी 64.83%, ऑप्शन सी 64.03%, ऑप्शन डी 74.04%। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 64.83%। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? 64.83%। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण जनगणना से प्रश्न, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर क्या है? तो 74.04%। ठीक है, और अगला 2001 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 64.803% है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 2001 से 2011 तक कुल कितनी भारत की साक्षरता दर बढ़ा, तो आप इसका डिफरेंस बता दिए
बता दीजिएगा। 9.21%। ठीक है, 2001 से 2011 के बीच भारत की कुल साक्षरता दर 9.21% बढ़ा है। ठीक है, अगर आपसे यही पूछा जाए भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या थी, पुरुषों की साक्षरता दर, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, तो पुरुष की साक्षरता दर 82.14% है। ठीक है, और अगला है महिला की साक्षरता दर क्या है, महिला की, ये 2011 के, ठीक है, बता रहे हैं आपको। तो महिला की साक्षरता दर क्या है, तो 65.64%। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार महिला एवं पुरुष के बीच कुल कितने साक्षरता दर की अंतर है, तो आपका आंसर हो जाएगा, इनका अंतर आप ले लीजिए। ठीक है, तो 16.68%। ठीक है, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि हमारे जनगणना से महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, अखंडता एवं समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 32वां संविधान संशोधन 1975, ऑप्शन बी 91वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन सी 43वां संविधान संशोधन 1980, ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन 1976। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना से और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो एक बार। ठीक है, प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हो चुका है। ठीक है, अब तक एक ही बार हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होता है, तो किस शब्द से होता है, तो हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग शब्द से शुरुआत होता है। अगला, अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख है, ठीक है, कुल कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख है, तो प्रस्तावना में कुल 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। कौन कौन सा है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। ठीक है, राजनैतिक न्याय। अगला हमारा, अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 प्रकार के। ठीक है, कुल 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है। ओके, वो कौन कौन से हैं स्वतंत्रता? जैसे कि विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और है उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, उपासना की स्वतंत्रता। अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना में कुल कितनी प्रकार की समानता का उल्लेख है, प्रस्तावना में कुल कितनी प्रकार के समानता का उल्लेख है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 प्रकार। ठीक है, 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, जैसे कि गरिमा और अवसर। ठीक है, गरिमा और अवसर की, गरिमा को प्रतिष्ठा भी कहा जाता है। ठीक है, गरिमा को प्रतिष्ठा भी कहा जाता है। अगला हमारा, अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द, बंधुत्व शब्द और आपका हो गया समानता शब्द। ठीक है, यह किस देश से लिया गया है? तो यह फ्रांस से। ठीक है, यह फ्रांस से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान का भारत का 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, तो विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है,
अगला, अगर आपसे पूछा है प्रस्तावना का भाषा किस देश के संविधान से लिया गया, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि इनसे प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख कथन जो कि विभिन्न मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, जैसे कि पाग सांड दर्रा। ठीक है, पाग सांड दर्रा, सांड दर्रा। अगला है हमारा यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा। ये कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगले हमारे कुछ महत्वपूर्ण दर्रे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे, जैसे कि रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। अगला सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। अगला बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा। अगला है हमारा कुछ महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख दर्रे, जैसे कि भोरघाट, भोरघाट, थाल घाट और अंबा घाट दर्रा। ठीक है, अंबा घाट दर्रा। ये हमारे कुछ एग्जाम से महत्वपूर्ण संबंधित प्रमुख दर्रे थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से जैन धर्म में कुल कितने प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक है, जैन धर्म में कुल 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। कौन कौन से हैं वो? तो पहला है मति, मति। दूसरा है आपका श्रुति, श्रुति। तीसरा है अवधि, अवधि। चौथा है मनः पर्याप्त, मनः पर्याप्त। और चौथा है हमारा कैवल्य। ठीक है, कैवल्य। इसका अर्थ क्या होता है? तो मति का अर्थ होता है इंद्रिय जनित ज्ञान। ठीक है, इंद्रिय जनित ज्ञान। और श्रुति का अर्थ क्या होता है? सुनकर होने वाला ज्ञान। ठीक है, अवधि का अर्थ क्या होता है? अवधि का अर्थ होता है दिव्य ज्ञान। ठीक है, मन पर्याप्त का अर्थ क्या होता है? तो किसी के मन की बात जानने वाला। ठीक है, किसी के मन की बात जानने वाला। कैवल्य का अर्थ क्या होता है? तो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाला। ठीक है, इन सभी का अर्थ है यह। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस राज्य में चले गए थे? ऑप्शन ए चले गए थे, ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी राजस्थान। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। ठीक है, तो ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ठीक है, श्रवणबेलगोला हो जाएगा। श्रवणबेलगोला। ठीक है, श्रवणबेलगोला। ठीक है, यह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के पहाड़ियों पर चले गए थे। ठीक है, अगला हमारा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित और प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य, अगर आपसे पूछा जाए मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इन्होंने कहाँ पर शिक्षा प्राप्त किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया था, तो यह तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त किए थे। ठीक है, तक्षशिला में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। तक्षशिला में इन्होंने कहाँ पर? तक्षशिला में। अगर आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम संप्रभुत्व संपन्न शासक किसे माना जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, भारत का संप्रभुत्व
संपन्न शासक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। अगर आपसे पूछा जाए भारत का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? भारत का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को ग्रहण किया था। ठीक है, जैन धर्म को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न बनता है इनसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किसका राजदूत था? तो यह सिकंदर का राजदूत था। ठीक है, सिकंदर का राजदूत कौन था? तो मेगस्थनीज। यह प्रथम विदेशी यात्री था। ठीक है, यह भारत आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। कौन? मेगस्थनीज। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से इबीरिया विमान सेवा किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। ठीक है, इबीरिया विमान सेवा स्पेन से संबंधित है। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम से संबंधित विमान सेवाएं जो कि प्रमुख देशों से संबंधित है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कैथी पैसिफिक एयरवेज विमान सेवा किस देश से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा हांगकांग। ठीक है, हांगकांग हो जाएगा। अगला है हमारा विमान सेवा आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइंस। आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइंस किस देश से संबंधित है? तो यह आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से संबंधित है। अगला हमारा KLM रॉयल डच एयरलाइंस किस देश से संबंधित है? एयरलाइंस किस देश से संबंधित है? तो नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड से संबंधित है। अगला हमारा मिडिल ईस्ट एयरलाइंस किस देश से संबंधित है? मिडिल ईस्ट एयरलाइंस किस देश से संबंधित है? तो लेबनान से। ठीक है, लेबनान से, यह लेबनान का है। अगला हमारा कोपा एयरलाइंस किस देश से संबंधित है? कोपा एयरलाइंस किस देश से संबंधित है? तो पनामा से। ठीक है, पनामा से संबंधित है। अगला हमारा लुफ्थांसा एयरलाइंस किस देश से संबंधित है? लुफ्थांसा एयरलाइंस किस देश से संबंधित है? तो जर्मनी। ठीक है, यह जर्मनी से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तीस्ता नदी एवं दिहांग नदी के मध्य किस हिमालय का विस्तार हुआ है? ऑप्शन ए कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन बी कश्मीर हिमालय, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय, ऑप्शन डी असम हिमालय। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम हिमालय। ठीक है, तीस्ता एवं दिहांग नदी के मध्य असम हिमालय का ऑप्शन नंबर डी, असम हिमालय का विस्तार हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कुमाऊं हिमालय का विस्तार कुल कितने किलोमीटर में है? कुमाऊं हिमालय, तो आपका आंसर हो जाएगा 320। ठीक है, 320 किलोमीटर। अगला कश्मीर हिमालय का विस्तार कुल कितने किलोमीटर में है? कश्मीर हिमालय, तो 560 किलोमीटर। ठीक है, अगला नेपाल हिमालय का विस्तार कुल कितने किलोमीटर में है? तो 800 किलोमीटर में। ठीक है, असम हिमालय का विस्तार कुल कितने किलोमीटर में है? तो 720 किलोमीटर। ठीक है, अगला हमारा कुछ प्रमुख, अगर आपसे पूछा जाए कुमाऊं हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के मध्य है? तो सतलज नदी और काली नदी के मध्य। ठीक है, अगला हमारा हिमालय नेपाल हिमालय किन दो नदियों के मध्य फैला हुआ है? तो काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य। ठीक है, यह तीस्ता नदी और काली नदी के मध्य विस्तार हुआ है। अगला
कश्मीर या पंजाब हिमालय, ठीक है, कश्मीर या पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य विस्तार हुआ है? तो यह हुआ है सिंधु और सतलज नदी के मध्य, ठीक है, सिंधु और सतलज नदी के मध्य विस्तार हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा कुछ औरंगजेब से महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। औरंगजेब, अगर आपसे पूछा जाए इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक, ठीक है। अगला, यह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? दिल्ली के गद्दी पर कब बैठा? तो आपका हो जाएगा 1658 ईस्वी में, ठीक है, इसने दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी, ठीक है, आलमगीर की उपाधि धारण की थी, ठीक है। यह किसका पुत्र था? तो यह मुमताज महल का पुत्र था, ठीक है, औरंगजेब मुमताज महल का पुत्र था, ठीक है। अगला हमारा मुमताज से औरंगजेब से संबंधित अगर आपसे पूछा जाए, औरंगजेब ने प्रथम युद्ध में ओरछा के जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि औरंगजेब ने किसके विरुद्ध प्रथम युद्ध लड़ा था, तो ओरछा के जुझार सिंह के विरुद्ध इन्होंने अपना प्रथम युद्ध लड़ा था, ठीक है। किसके विरुद्ध? ओरछा के जुझार सिंह, ठीक है, जुझार सिंह के विरुद्ध अपना प्रथम युद्ध लड़ा था औरंगजेब ने। अगर आपसे पूछा जाए इन्होंने हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध कब लगाया था? हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध औरंगजेब ने लगाया था, ठीक है। हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया था? तो 1668 ईस्वी में इसने हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया था। इन्होंने शराब पीने व संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। औरंगजेब ने शराब पीने व संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगर आपसे पूछा जाए इसकी मृत्यु कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में, ठीक है, इसकी मृत्यु हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए औरंगजेब ने दूसरी बार राज्याभिषेक किस वर्ष कराया? दूसरी बार राज्याभिषेक किस वर्ष करवाया औरंगजेब ने? तो 1659 ईस्वी में, ठीक है, 1659 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर उसकी हत्या करवा दिया था, ठीक है, तो औरंगजेब ने नौवें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर की इस्लाम धर्म न स्वीकार करने पर हत्या करवा दिया था, ठीक है, हत्या करवा दिया था। किसका? गुरु तेग बहादुर का, जो कि 9वें सिख गुरु थे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से फाउंटेन पेन उपकरण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए जॉर्जिस क्लाउड, ऑप्शन बी लुइस वाटरमैन, ऑप्शन सी ग्राहम बेल, ऑप्शन डी माइक फैराडे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लुइस वाटरमैन, ठीक है। फाउंटेन पेन की आविष्कार लुइस वाटरमैन द्वारा किया गया था। अगला हमारा कुछ प्रमुख उपकरण, जैसे कि ग्रामोफोन की आविष्कार किसने किया था? ग्रामोफोन की आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा, ठीक है, थॉमस अल्वा द्वारा। अगला, नियॉन लैंप की आविष्कार किसने किया था? नियॉन लैंप की आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्जिस क्लाउड, ठीक है, जॉर्जिस क्लाउड। अगला है हमारा, नायलॉन की आविष्कार किसने किया था? नायलॉन की आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर वालेस कैरोथर्स, ठीक है, डॉक्टर
वालेस कैरोथर्स, कैरोथर्स। अगला हमारा टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल, ठीक है, ग्राहम बेल। अगला ट्रांसफार्मर के आविष्कार किसने किया था? ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? तो माइक फैराडे, ठीक है, माइक फैराडे। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण उपकरण थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे, ठीक है। अगला है प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी पायरिया, ऑप्शन डी दाद। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निमोनिया। जीवाणु कहे या बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो निमोनिया। एड्स किससे होता है? तो एड्स विषाणु से होता है, ठीक है, विषाणु से होने वाला रोग है, विषाणु या वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है, एड्स। पायरिया किससे होता है? तो पायरिया प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है, पायरिया प्रोटोजोआ से होता है। अगला हमारा दाद किससे होता है? तो दाद कवक से होता है, ठीक है। अगला हमारा कुछ जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग है, जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोग हैं, जैसे कि टिटेनस, अगला टाइफाइड, अगला हैजा, अगला डिप्थीरिया सॉरी, अगला है हमारा टीबी, ठीक है। ये हमारे कुछ बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए गंगोत्री हिमनद, ऑप्शन बी यमुनोत्री हिमानी, ऑप्शन सी ब्यास कुंड, ऑप्शन डी रोहतांग दर्रा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यमुनोत्री हिमानी, ठीक है। यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदर पूछ के यमुनोत्री हिमानी से होता है। अगर आपसे पूछा इसकी कुल लंबाई कितनी है तो यह 1375 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, यमुना नदी। अगला हमारा कुछ महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल, जैसे कि रावी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रा। इसकी कुल लंबाई कितनी है भारत में? तो 725 किलोमीटर, ठीक है। अगला हमारा ब्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ब्यास कुंड, ठीक है, ब्यास कुंड कहाँ पर है? तो कुल्लू पहाड़ियों में स्थित है यह, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है भारत में? तो 470 किलोमीटर। अगला हमारा गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगोत्री हिमनद, ठीक है, गंगोत्री हिमनद। इसकी भारत में कुल कितनी लंबाई है? तो 2525 किलोमीटर, ठीक है, जो कि यह भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगोत्री नदी। अगर आपसे पूछा है रावी नदी का पुराना नाम क्या है? रावी नदी का प्राचीन नाम या पुराना नाम क्या है? तो पुरुषणी, ठीक है, पुरुषणी या इरावती। अगला हमारा ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है? पुराना कहे या प्राचीन नाम? तो इसका प्राचीन नाम है विपाशा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कर्नाटक कुल कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 राज्यों के साथ, ठीक है। कर्नाटक कुल 6 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं वो? गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना हो गया, अगला आंध्र प्रदेश, अगला तमिलनाडु और अगला हमारा केरल, ठीक है। कौन कौन से राज्य? गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ठीक है। कुल 6 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं कर्नाटक से?
कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है, सॉरी बेंगलोर है, ठीक है। कर्नाटक की राजभाषा क्या है? राजभाषा क्या है? तो कन्नड़ है, कन्नड़ है। अगर आपसे पूछा है कर्नाटक का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। कर्नाटक का पश्चिमी तट, कर्नाटक का पश्चिमी तट अरब सागर से घिरा हुआ है, ठीक है। कर्नाटक का पश्चिमी तट किस सागर से घिरा हुआ है? तो अरब सागर से घिरा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मुल्लायानागिरी, ठीक है, मुल्लायानागिरी, मुल्लायानगिरी। यह कुल 1930 मीटर ऊंची है, ठीक है। मुल्लायनागिरी, ठीक है, 1930 मीटर ऊंची है। अगला है आपसे, कर्नाटक में विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 224, ठीक है। राज्यसभा में कुल कितने सीटें हैं? 12। और लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो 28, ठीक है। और विधान परिषद, ठीक है, यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है। कर्नाटक में द्विसदनीय व्यवस्था है। विधान परिषद में कुल कितने सीटें हैं? विधान परिषद में कुल कितने सीटें हैं? तो 75, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है कि वर्तमान में कर्नाटक के सीएम कौन है? तो सिद्धारमैया, ठीक है, सिद्धारमैया, ठीक है, सिद्धारमैया। अगला, वर्तमान में गवर्नर कौन है कर्नाटक के? तो थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो बेंगलुरु को, ठीक है, बेंगलुरु को ही भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में एक भैंस दौड़ है जो कि कंबाला, ठीक है, कंबाला एक वार्षिक भैंस दौड़ है जो कि कर्नाटक में किया जाता है। यह वहाँ की प्रसिद्ध एक भैंस दौड़ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरुआत किया गया था? ऑप्शन ए 17 फरवरी 2018, ऑप्शन बी 19 फरवरी 2015, ऑप्शन सी 8 अप्रैल 2015, ऑप्शन डी 9 मई 2015। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 अप्रैल 2015। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं भारत सरकार द्वारा जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, जैसे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब लागू किया गया? तो 19 फरवरी 2015 को, ठीक है। अगला, अटल पेंशन योजना कब चालू किया गया? अटल पेंशन योजना कब चालू किया गया? तो 9 मई 2015 को, ठीक है। अगला योजना पीएम का मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरुआत किया गया? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरुआत किया गया? तो 9 मई 2015 को, ठीक है। अटल पेंशन योजना और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को ये दोनों स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से 2011 में प्रतिष्ठित विगमोर हॉल लंदन में प्रदर्शन करने वाली नर्तकी कौन थी? ऑप्शन ए दीपिका रेड्डी, ऑप्शन बी यामिनी रेड्डी, ऑप्शन सी पद्मजा रेड्डी, ऑप्शन डी कौशल्या रेड्डी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यामिनी रेड्डी, ठीक है। 2011 में प्रतिष्ठित विगमोर हॉल लंदन में प्रदर्शन करने वाली नर्तकी यामिनी रेड्डी हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्राइड ऑफ तेलंगाना पुरस्कार इन्हें कब प्राप्त हुआ? किन्हें? तो यामिनी रेड्डी से। सो क्या कब प्राप्त हुआ? तो 2019 में इनको प्राप्त हुआ, यामिनी रेड्डी को। अगला, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ इन्हें? राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ इन्हें? तो 2007 में, ठीक है। किन्हें? तो यामिनी रेड्डी को।
ये चारों कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अगले हमारे कुछ महत्वपूर्ण नर्तक हैं जो कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, जैसे कि गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। अगला हमारा दीपिका रेड्डी। अगला पद्मजा रेड्डी। अगला कौशल्या रेड्डी होगा, सॉरी रेड्डी। अगला उमा रामाराव। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति थे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अगला हमारा आज का रिवीजन क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के लिए, निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी रिटर्न्स दिल्ली पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी शशि थरूर, ऑप्शन डी नयनतारा। अगर जिस किसी को आंसर पता हो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं और दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाएं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे अपनी पढ़ाई को मजबूत करें। जय हिंद।